दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आर ओ का पेपर जो है 2023 का, जो कि पिछली बार लीक हो गया था और उसको जो है दोबारा कंडक्ट कराया गया यूपीपीएससी के द्वारा। तो 27 जुलाई आज के दिन ये पेपर कंडक्ट हुआ और इसमें जो है ये 3 घंटे का पेपर था। पहले हिंदी का जो पेपर था वो अलग आता था, लेकिन इसमें जो है कंबाइंड था। अब सबसे बड़ी बात है कि ये पेपर का रेंज कैसा था, मतलब किस तरीके का पेपर था, इजी था या मीडियम हार्ड था या फिर बहुत हार्ड था। तो हम इसको कहेंगे कि इजी टू मीडियम था। बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो कि रिवाइज थे, एक तरह से जो है पुराने पेपरों से जो है क्वेश्चन लिए गए थे। तो ओल्ड जो भी क्वेश्चन है वो इसमें जो है थे। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए कोई जीके की कोई एक किताब को पढ़ता है और जीके की किताब पढ़ने के बाद में आर ओ का पेपर जो कंडक्ट हुआ अभी आज के दिन उसको करता है, तो हम पाएंगे कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी थे। लेकिन अब चूंकि इजी थे तो सभी के लिए इजी थे, तो इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम। कट ऑफ जो है हाई ही जाएगी, क्योंकि इजी टू मीडियम ये पेपर था। तो इसको जो है अब सॉल्यूशन इसका देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन के हिसाब से हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस के क्या आंसर रहें। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ट्री एंड एरिया इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित युग्मों में से वृक्ष और क्षेत्र में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें जो है देवदार नीलगिरी हिल्स दिया है। देखिए देवदार जो है वो कॉनिकल फॉरेस्ट होता है और एक कह सकते हैं कि जो टैगा जलवायु में पाया जाता है। तो ये नीलगिरी में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है इसमें जो है नॉट करेक्टली मैच बोला गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देवदारी इसका आंसर है। साल जो है ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुलर में पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए सुंदरवन डेल्टा का नाम जो है सुंदरवन पड़ा। और टीक या सागौन जिसको कहेंगे, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकल स्टॉर्म ऑफ बंगाल एंड असम यूजफुल फॉर टी एंड राइस कल्टिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल और असम चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है। ये है इसमें काल बैसाखी जिसको बोलते हैं, और काल बैसाखी की हिंदी है नॉर्वेस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नॉर्वेस्टर। नेक्स्ट है येलामाला। येलामाला जो है नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो है अन्नामलाई हिल्स है, सेवराई हिल्स है, कार्डमम हिल्स है और गारो हिल्स है। तो येलामाला जो है इसको इलायची की पहाड़ियों को, कार्डमम हिल्स को का ये दूसरा नाम येलामेला ये है, येलामाला है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आंसर कार्डमम की पहाड़ियाँ। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। दर्रा दे रखे हैं, एक तरफ दर्रे का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ राज्य का नाम दे रखा है। तो निश्चित बात है कि ये भी आसान है। तो शिपकीला दर्रा, पहले तो जोजिला दर्रा पे आते हैं। जोजिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट वेस्ट नहीं है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। सिल्ला ये उत्तराखंड में पड़ता है। शिपकीला ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला पड़ता है। ठीक है, और नाथुला और जेनेपला दर्रा ये सिक्किम में पड़ता है, ये सही है। तो ये तीनों सही हैं। जोजिला दर्रा जो है ये जैसा कि हम लोग को पता है कि लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है। आंसर इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा यूनियन टेरिटरी है, कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर जो है वो हाईएस्ट रही थी। तो ये है लक्षद्वीप।
तो 2011 की जनगणना में भारत की निम्नलिखित केंद्रशासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता उच्चतम थी? लक्षद्वीप की थी। नेक्स्ट है, इसमें नेचुरल सोर्सेज दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है वो एसिड दिया गया है जिसके ये सोर्स हैं। ठीक है, तो सूची एक और दूसरे में सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए सिरका तो हम लोग जानते ही हैं कि सिरका को जो है एसिटिक एसिड कहा जाता है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। इसमें ए का थर्ड चौथे वाले में दे रखा है, डी आंसर इसका हो जाएगा। खट्टा दूध, तो दूध में लैक्टिक एसिड होता है, तो सी का दूसरा हो जाएगा। इमली में टार्टरिक एसिड होता है और बिच्छू बूटी का डंक ये होगा मेथनोइक एसिड। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि पानी से ऊपर यानी कि हवा में जो है जो प्लांट्स का जो है वो क्या कह सकते हैं कि इसमें जो है विदाउट सॉइल। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ये पानी में होता है, ये विदाउट सॉइल में होता है, तो ये होगा ग्रोइंग अ प्लांट विदाउट सॉइल। ठीक है, सी हो जाएगा इसमें ऑप्शन आंसर इसका। हाइड्रोपोनिक्स ये बिना मिट्टी का पौधा उगाना, तो इसमें ये हाइड्रोपोनिक्स है, चूँकि हाइड्रो नाम है तो इसमें पानी में ये पौधे उगाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, गिविंग बिलो द टू स्टेटमेंट वन इज लेबल्ड एसर्शन एक है, दूसरा रीज़न है। फोटोसिंथेसिस में रेडिएशन एनर्जी जो है वो सनलाइट की एचम्यू कहेंगे जिसको कि वो फोटो कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो ये बिल्कुल सही है। एंड स्टोर्ड इन फूड मटेरियल। दूसरा इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज होता है, तो ये भी सही है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज विच सोन टर्न इनटू स्टार्च, जो कि बदल जाता है, किसमें? स्टार्च में बदल जाता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं है, रीज़न नहीं है इसका असर्शन का। तो इसमें आ जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु कारण और अभिकथन का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट दीपा इज पास्ड इन। तो दीपा कहने का मतलब है विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA वर्ष में पारित हुआ था। तो ये किस वर्ष में पारित हुआ था? ये डीपा जो है ये पारित हुआ था 1914 में। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिशियल इंसेक्ट? इनमें से कौन सा जो है बेनिफिशियल इंसेक्ट नहीं है? तो एक लाभकारी कीट नहीं है, ये पूछा गया है इसमें। लेसिफर लेका और एपिस मेलिफेरा और बोम्बिक्स मोरी, ये तीनों जो हैं ये लाभकारी हैं। हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा ये लाभकारी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड टू हेस्टिंग रिपनिंग ऑफ फ्रूट? तो फ्रूट के जो कह सकते हैं कि जो निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है वो फलों को शीघ्र पकाने में युक्त नहीं है? तो केमिकल जो है वो रिपनिंग ऑफ फूड के लिए नहीं होता है, यूज होता है, माफ़ कीजिएगा। तो ईथरल यूज होता है, और जैसा कि हम लोग को पता है कि इथाइलिन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सुमेलित है? इसमें देखिए सहकारिता आंदोलन जो है ये स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ऐसा कहा गया है। इसमें ये ऑप्शन नहीं है, गलत है। सहकारिता के वो पक्ष में थे, सहकारिता आंदोलन जो है एक तरह से वो फॉलोअर थे सहकारिता आंदोलन के, सहकारिता के, लेकिन वो जो है पूरी तरह से जो है ये आंदोलन उनके द्वारा स्टार्ट किया गया नहीं था। उसी तरह से सेवाग्राम जो है ये सेवाग्राम जो आंदोलन है या परियोजना है, तो सेवाग्राम परियोजना ये महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इटावा पायलट परियोजना ये अल्बर्ट मेयर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान
ये आज़ादी के समय में 1947 के बाद में 1948 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसमें आंसर में सेवाग्राम परियोजना जो है ये विनोबा भावे लिखा हुआ है। तो सेवाग्राम परियोजना ये अपनाई गई थी विनोबा भावे के द्वारा। तो करेक्ट मैच इसमें से कौन सा है? तो सहकारिता भी नहीं है, ये महात्मा गांधी द्वारा चालू की गई थी। विनोबा भावे जो है उन्होंने ये उसके बाद में इसको अपनाया था। इटावा पायलट परियोजना ये अल्बर्ट मेयर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, तो भारत को जो है बहुत ही गरीबी और एक तरह से भुखमरी थी भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उसको ख़त्म करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे बल्कि स्टार्ट हुई थी। तो इसमें है कौन सही सुमेलित है? तो इसमें ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टार्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर भी ये जो है केवल जो आंसर इसका है वो इटावा पायलट परियोजना है, जिसको अल्बर्ट मेयर ने स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इस पर बी वाला, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द 16th फाइनेंस कमीशन। 16वां वित्त आयोग से संबंधित। कमीशन वाज रिकंस्टिट्यूटेड इन ऑन 31 दिसंबर 2024। इस कमीशन को जो है इसका गठन कब हुआ था? 31 दिसंबर 2024 बोला गया है यहाँ पर। तो इसका जो है गठन 2023 में हुआ था, तो ये कथन गलत है। और इसके चेयरमैन जो थे अरविंद पनगड़िया हैं, ये भी सही है। तो सेकंड वाला सही है, पहला बोथ एंड भी नहीं होगा, तो इसमें ओनली 2, सेकंड इज करेक्ट। तो इसमें ये केवल 2 वाला सही होगा। आयोग का गठन कब हुआ था? 31 दिसंबर 2023 में। नेक्स्ट आते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग एज्यूम द टाइटल ऑफ यामीन उल खिलाफत एंड नासिर आमिर उल मोमिन। ये किसने जो है टाइटल ये ग्रहण किया था, या किसने जो है ये उपाधि ग्रहण करी गई थी? तो किसके द्वारा जो है यामीन उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधियाँ धारण की थी? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द ग्रांड स्तूप ऑफ अमरावती वाज बिल्ड बाई। अमरावती का स्तूप जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनवाया गया था अमरावती का स्तूप सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा, सातवाहन वंश जो था उसके द्वारा अब ये अमरावती के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज बिट्स लॉन्ग। कितने बिट्स लॉन्ग होता है ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल? ये होता है 48 बिट्स लॉन्ग, 48। यानी एक मैक जो है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है एड्रेस ये 48 बिट्स का होता है। नेक्स्ट है फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। ठीक है, तो ये किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जब ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, तो इनकी जो सेना थी, जो अकबर के सेनापति थे, जो राजा मानसिंह थे आमेर के राजा, उनको जो है सेना को जो है भागना पड़ा था। और इसमें जो है महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। ठीक है, तो ये 1576 इसका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो भी है, यूनिक्स भी है, लाइनक्स भी है। MS ऑफिस हम लोग जानते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है इंटेल कोर i9। तो इंटेल की बात हो रही है तो निश्चित बात है ये प्रोसेसर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा C प्रोसेसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोल किंग। कौन सा चोल राजा था जिसने जो है चेर की नेवी को, चेरा जो डायनेस्टी थी उसकी जो नेवी थी वो उसको त्रिवेंद्रम में और बाद में जो है पांड्या किंग के द्वारा ये कैप्चर कर ली गई थी। तो किन के द्वारा ये जो चोल राजा थे जिन्होंने डिस्ट्रॉय करी थी वो कौन थे? तो निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट किया था और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया गया था? तो इसमें
जो राजा थे वो थे राजराज प्रथम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ दोज स्टेट विच वर एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर बाय लॉर्ड डलहौजी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। व्यवगत की नीति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं है जो डलहौजी की व्यवगत की नीति के द्वारा जो है उसमें शामिल नहीं किया गया था, के बहाने जो है ब्रिटिश में शामिल नहीं किया गया था। तो वो एक तरह से ये नीति जो थी वो कहती थी कि दत्तक पुत्र अगर है तो उसको जो है राजा के बाद में अगर कोई पुत्र नहीं है राजा रानी का और उसके बाद में वो किसी को अपना दत्तक पुत्र बनाते हैं तो उसको जो है संपत्ति नहीं मिलेगी, वो संपत्ति जो है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है ये झांसी इम्पोर्टेंट है, ये झांसी जो है इसको व्यवगत की नीति के बहाने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है, हु वाज द गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में पहला वो जो वाइसराय जो थे वो कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, जो कहा गया है इसको ये कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी तो वो एक तरह से लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बोली जाती थी। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस हेल्ड। अब पहला जो है सम्मेलन कहाँ हुआ था? सभी जानते हैं कि ग्वालियर टैंक स्थित मुंबई में हुआ था। तो यहाँ पर ये पहले पूना में जो है प्लेग फैल गया था, तो पहले पूना में इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा गया था और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके जो है पहले अध्यक्ष थे। एओयू के द्वारा कांग्रेस का गठन किया गया था डफरिन के काल में। ठीक है, 1885 में। तो इसके आंसर हो जाएगा बॉम्बे। नेक्स्ट है, हु इस्टेब्लिश द सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने इस्टेब्लिश किया बनारस में, जिसको बाद में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया? तो एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज का जो है निर्माण करवाया था और उसके बाद में जो है मदन मोहन मालवीय जो हैं उनका विशेष योगदान था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने में या उसको नाम देने में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, और एनी बेसेंट जो थी यही पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला कांग्रेस की, जो 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। बहुत ही सिंपल है, इसमें भी एक क्वेश्चन रिवाइज हुआ है कि बम्बई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था बनी थी, उसका पहला अध्यक्ष जो है कौन बने थे? तो वो बने थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन एक जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है? कलकत्ता डीपेस्ट हार्बर ऑफ इंडिया बोला गया है इसमें, छुट्टीकोरन फिशिंग हार्बर सही है, विशाखापट्टनम नेचुरल हार्बर सही है, और चेन्नई जो है वो कृत्रिम बंदरगाह बोला जाता है, ये भी सही है। लेकिन कलकत्ता जो है वो डीपेस्ट हार्बर नहीं है, डीपेस्ट हार्बर भी विशाखापट्टनम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा इनमें सही सुमेलित नहीं है? राज्य है और कोयला क्षेत्र दे रखे हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है, उड़ीसा तलचेर ये भी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र वर्धा घाटी ये भी सही है, सिंगरेनी सिंगरेनी ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये जो है तेलंगाना में पड़ता है। तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा डी वाला। ठीक है, मध्य प्रदेश सिंगरेनी। और अगर सिंगरौली की बात करेंगे, सिंगरौली क्षेत्र कहाँ पर है? वो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट है, इसमें करेक्टली मैच्ड करना है और एक तरफ तो बायोस्फीयर रिजर्व दे रखे हैं, दूसरी तरफ लोकेशन स्टेट दे रखी है। तो ये भी जो निश्चित बात है कि आप लोग को आते ही होंगे, ईजी है। मानस ये असम में है, पहले का चौथा हो जाएगा। सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, अगस्त्य मलाई ये केरला में है, और नाकरेक ये मेघालय में है। तो ए का चौथा बी का तीसरा, ए का चौथा बी का तीसरा, ये ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमोडिटी हैज़ द ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। अभी हाल ही में मैंने बताया था आप लोगों को कि कौन सी कमोडिटी का सबसे ज़्यादा जो है ये इंडियन एक्सपोर्ट में
जो करी गई है जो है एक्सपोर्ट में, उसका जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, तो वो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है। और उसके बाद जो है सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है इंजीनियरिंग गुड्स का। तो इसमें हैंडीक्राफ्ट्स नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं है, इंजीनियरिंग गुड्स दे रखा है, तो इंजीनियरिंग गुड्स इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें दे रखा है कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो टी जो है इसका, ये प्लांटेशन क्रॉप है टी, यहाँ पे श्रीलंका दे रखा है, तो टी श्रीलंका में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है। और टी और के बारे में और भी क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो श्रीलंका जो है वहाँ पर प्रोडक्शन भी होता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि उसके साथ साथ जो है कीनिया का नाम भी आता है एक्सपोर्ट करने में। खैर यहाँ पर श्रीलंका दे रखा है, ये सही है। कॉफ़ी उज्बेकिस्तान में नहीं होती है, कहवा। कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और कोको जो है ये नाइजीरिया में होती है, और रबर मलेशिया, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन अलग करता है। बॉस जसल्दी है, सभी जानते हैं कि बॉस जसल्दी जो है वो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। तो इसमें मैगलन नहीं होगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया नहीं, तस्मान सागर नहीं होगा, बास जलसंधि है, ठीक है। तो ये बॉस जलसंधि है, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इसमें है कि विश्व की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इन स्टेटमेंट्स को देखें, इनको समझें, इन कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्राज़ील हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन एमंग द साउथर्न अमेरिकन कंट्रीज़, ये सही है। एशिया कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट। ब्राज़ील जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है साउथ अमेरिका की, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एशिया जो है वो हाईएस्ट ग्रोथ रेट है उसका, सबसे ज़्यादा जो है कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि, उच्चतम जनसंख्या वृद्धि है वो जो, ये गलत है। यहाँ पे जो है ये उच्चतम जनसंख्या वृद्धि जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसकी है। और मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा है कॉन्टिनेंट, तो सबसे ज़्यादा जो है डेंसली जो एक तरह से कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो है सघन बसा हुआ है या फिर जो है महाद्वीप जो है वो कौन सा है, वो है एशिया। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा जो है ये अपोजिट है, अफ्रीका जो है सेकंड होगा और ये जो एशिया है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड होगा। तो इसका मतलब है दूसरा तीसरा कथन गलत है। तो इसमें सही पूछा गया है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, तो ओनली फर्स्ट की बात आएगी, ठीक है। तो सी वाला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल, कौन सा इनमें से रूरल है जिसने कहा था कि उदयपुर प्रशस्ति संबंधित किससे है। तो देखिए भोज परमार से उदयपुर प्रशस्ति भोज परमार की है। तो ही अचीव द accomplished एंड मेड पॉसिबल एवरीथिंग दैट कुड नॉट हैव बीन डन एनी वन एल्स। निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका। ये जो है ये भोज परमार की, जैसा कि मैंने बात की थी, तो ये आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग स्टेटेड दैट। अब इसमें भी ये भी किस राजा के द्वारा ये कहा गया कि ऑल ओवर पीपुल शुड क्रिएट द गुड डीड्स फ्री फ्रॉम ऑल डिज़ास्टर। हमारे जो पीपुल है, हमारी जनता है, वो क्या है कि जो है सभी जो एक तरह से क्रिएट करती है, जितना भी सद्भावना है या फिर सृजन करती है गुड डीड्स को, ठीक है। सारी प्रजा के सत्कर्म जो है वो जनता करती है और फ्री फ्रॉम द डिज़ास्टर, और यह जो है पूरी तरह से जो है आपदाओं से मुक्त है। और इन्जॉय द जॉय विद माइंड्स अनपॉल्यूटेड विद जेलसी, और जो कि है कि एक तरह से जो है जॉय को जो है वो एक तरह, और आनंद जो है वो आनंद का भोग करती है और अनपॉल्यूटेड मतलब किसी भी तरह से जो है वो प्रदूषित नहीं है या ईर्ष्या से प्रभावित नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अशोका का है। तो हालांकि पहले शिलालेख में प्रथम जो शिलालेख था उसमें अशोक ने यह भी कहा है कि सभी जो जनता जो है, जो प्रजा जो है वो मेरी संतान है। तो उसी के जो पक्ष में जो है ये भी चीज़ लिखी गई है।
और ये भी जो है उन्हीं ने कहा है, अशोक ने। तो अशोका इसमें जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मालवाड़ी प्रथा, मालवाड़ी प्रथा जो है ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस दिया है इसमें। रैयतवाड़ी प्रथा ये मद्रास दिया है। तालुकेदारी प्रथा सिस्टम जो है ये बॉम्बे, मुंबई और परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में हुई थी, ये भी सही है, ये लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा ये स्टार्ट हुई थी रैयतवाड़ी, ये भी सही है, मद्रास में स्टार्ट हुई थी। और मालवाड़ी सिस्टम जो है ये नॉर्थ वेस्ट ऑल्ट मैकेंजी के द्वारा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में हुई थी, उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था वहाँ पे हुई थी, तो ये भी सही है। इसमें तालुकेदारी जो व्यवस्था है ये उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे ये गलत दे रखा है, उत्तर प्रदेश का आंसर क्या होगा। तो कौन नोट करेक्टली मैच है, वो सी वाला आंसर जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फिनोमिना ऑफ द अर्बन हीट आइलैंड रेफर्स टू, अब इसमें दे रखा है कि शहरी ऊष्मा द्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से अधिक तापमान, तो शहरी ऊष्मा, यहाँ पे अर्बन हीट की बात करी जा रही है, तो अर्बन हीट का मतलब है हायर टेम्परेचर जो है वो शहर का होना चाहिए। तो हायर टेम्परेचर इन अर्बन एरिया देन नियर बाई रूरल एरिया, ये सही है। डिक्रीज्ड एनर्जी कंजम्पशन, जो ऊर्जा का जो कंजम्पशन है, जो उपभोग है, वो उसमें कमी, वो कमी को दर्शाता है। डिक्रीज जो टेम्परेचर जो है अर्बन एरिया का वो घटा है, या वो, और जो है इंक्रीज ट्री कवर, जितना भी जो वृक्षों का आवरण है वो उसमें अधिकता हुई है। तो इन सभी में अर्बन हीट की बात किस में की जा रही है, हीट की बात करी जा रही है टेम्परेचर में, और जहाँ की टेम्परेचर की बात करी जा रही है तो दो हमें ये मिल रहे हैं, जिसमें इसमें डिक्रीज़ की बात करी जा रही है और यहाँ पे जो है हीट आइलैंड की बात करी जा रही है। तो निश्चित बात है इसमें आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा, हाइयर टेम्परेचर इन अर्बन एरियाज देन नियर बाई रूरल एरिया, इसी को अर्बन हीट कैन दिया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द पॉपुलेशन बॉम्ब, द पॉपुलेशन बॉम्ब किसने लिखी। देखिए दो किताबें हैं, एक तो जो है भगवती चरण बोरा ने लिखी है द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, और दूसरा जो है द पॉपुलेशन बॉम्ब ये लिखी है पॉल आर एहरलिच ने। ये पॉल आर एहरलिच जो है इन्होंने ये किताब लिखी है। नेक्स्ट आते हैं, विच वेबसाइट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड मॉनिटर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो भी कह सकते हैं कि वित्त से संबंधित जो भी स्टेटस है, या कह सकते हैं कि उनको जो है मॉनिटर करने के लिए प्रिपेयर करी गई है वो वेबसाइट एक है ना, और ये वेबसाइट का नाम आपको बताना है, और जो कि उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा ये स्टार्ट करी गई है। तो इसको जो है मॉनिटर करने के लिए एक तरफ है NIC, तो NIC तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अर्थशास्त्र ये तो पुस्तक का नाम है। कोशवाणी, तो कोश यहाँ पे देखिए आ रहा है शब्द, तो जो कोश है यही कोशवाणी जो है यही ये वेबसाइट है, जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जितने भी है, जितना भी लेन देन हो रहा है उसकी निगरानी के लिए, या कह सकते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए जो है ये तैयार की गई है। अब आते हैं बायो फर्टिलाइज़र पर। बायो फर्टिलाइज़र किसको जो है वो है, इसमें कहा गया है कौन सा बायो फर्टिलाइज़र है। तो बायो फर्टिलाइज़र जो है ग्रीन मैन्योर, इसको बायो फर्टिलाइज़र नहीं कहेंगे, और ऑर्गेनिक मैन्योर्स ये भी बायो फर्टिलाइज़र नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। कल्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये एक तरह से जैसे केंचुए से फर्टिलाइज़र बनाना, या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे जो है सूक्ष्म जो जीव हैं उनसे जो है बनाना फर्टिलाइज़र को, खाद को, यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट मिनरल पॉलिसी, पहली जो मिनरल पॉलिसी है उत्तर प्रदेश राज्य की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई। अनाउंसड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है खनिज नीति जो सबसे पहले जो अनाउंस की गई थी तो 29 दिसंबर 1998 को ये स्टार्ट करी गई। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ द हायर नंबर ऑफ फीमेल्स देन मेल।
अब किस राज्य में जो है फीमेल की संख्या ज़्यादा है मेल से? ये एक तरह से कह सकते हैं जनसंख्या जो है लिंगानुपात जिसको बोला जाता है। तो लिंगानुपात में जो है अधिक लिंगानुपात है, मतलब हम लोग निकालते हैं कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम हैं। तो ये है केरला में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो 4 ऑप्शन दिए गए, केरल, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें आंसर केरल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसमें जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल में अधिक है, ठीक है ना, हायर नंबर ऑफ फीमेल्स देन मेल्स। फिर इन विच सिटी ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च लोकेटेड, किस सिटी में, किस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च लोकेटेड है? राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान, ये किस शहर में है? तो ये नई दिल्ली में ही है, आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाउ मच वर इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड ऑफ दिसंबर 2024? ये मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी करंट अफेयर्स है उसमें, रिसेंट करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन अभी बताया गया है, अभी मैंने बताया था आपको, आप देखेंगे तो पिछली क्लास करंट अफेयर को। तो ये इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज जो है रिजर्व कितना हो गया है? तो विदेशी मुद्रा भंडार भारत का ये हो गया है 640.3, ठीक है। तो US डॉलर 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट है स्टार्टेड द स्कीम निवेश मित्र? निवेश मित्र जो है किसके द्वारा स्टार्ट करी गई है? तो निवेश मित्र स्टार्ट करी गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर जो है ये हो जाएगा कि निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट करी गई है। नेक्स्ट जो है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया? लार्जेस्ट इकोनॉमी किस स्टेट की है? सब जो भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो वो है महाराष्ट्र की। मुंबई जो है वो सबसे बड़ी जो है, एक तरह से जो है सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर जो है वहीं से आते हैं। तो वहीं से जो है टैक्स पेयर जब ज़्यादा आते हैं तो वहाँ की जो, और इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादातर जो है मुंबई में है, तो वहाँ की ही जो महाराष्ट्र है वहाँ की ही जो इकोनॉमी है वो लार्जेस्ट है कंपेयर टू तमिलनाडु, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, विच एमंग द फॉलोइंग द लार्जेस्ट स्तूप? सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है वर्ल्ड का, विश्व का? देखिए ये जो स्तूप है इसमें भरूच का नाम आया है, सांची का नाम आया, धमेक का नाम आया और केसरिया का नाम आया है। केसरिया स्तूप जो है ये है, ये है चंपारण में, पूर्वी चंपारण जो जिला है इसको ले लें, हाँ यही है, ठीक है ना, पूर्वी चंपारण। और चंपारण जो है प्रसिद्ध भी है पहले से ही कि जब महात्मा गांधी वापस आए थे तो चंपारण में ही सबसे पहले जो है उन्होंने भूख हड़ताल की थी, ठीक है ना, और सत्याग्रह किया था। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द थर्ड वॉल्यूम ऑफ द अकबरनामा? का तीसरा वॉल्यूम अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, उसका तीसरा वॉल्यूम जो है आईन अकबरी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो इजी हो गया, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। दो जो हैं वो अकबरनामा ही हैं, पहला भाग और दूसरा भाग, तीसरा भाग आईन अकबरी, ठीक है। नेक्स्ट है, द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड चेस चैम्पियंस 2024 का फाइनल किन के बीच में खेला गया? तो इसमें जो है ये डी लैरेन और डी गुकेश के द्वारा खेला गया था। और ये बहुत बड़ी बात है कि डी गुकेश जो है इनको इनकी उम्र 18 वर्ष थी उस समय, और ये जो है इसको वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप जो है 2024 जीतने वाले जीत गए थे ये। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब पद्म पुरस्कार मिले या फिर या कहेंगे जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो उसमें जो है जो सबसे अब जो है इनका नाम चेंज कर दिया गया है कि जो हॉकी के प्लेयर हैं उनके नाम पर कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो उसको इन्होंने जो अभी 4 लोग को मिला है उनमें से डी गुकेश भी शामिल है, ठीक है। हरमनप्रीत है वो हॉकी से रिलेटेड है, और यहाँ पे डी गुकेश जी चेस से रिलेटेड इनको मिला है इस बार का जो ध्यानचंद
खेल रत्न, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफ शोर विंड फार्म इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2024। अगस्त 2024 में दुनिया का सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म उद्घाटन किस देश से किया है? ये अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किया है। ठीक है, यूके ने ये किया है और लिवरपूल के पास में ये है। ठीक है, नेक्स्ट है, इधर ही देख लेते हैं। 2025 की पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया? तो पहली बार खेल आयोजन किसका किया गया? हॉकी का तो नहीं किया गया है, बैडमिंटन भी नहीं है, क्रिकेट भी नहीं है। आंसर है कबड्डी। और विश्व कप कबड्डी में लगातार जो है भारत जो है जीत रहा है। ठीक है, तो इस बार भी जो है इसमें 2025 में भी ये भारत की जीत हुई थी विश्व कप जो कबड्डी की। ठीक है, 2024 नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो है नोबेल प्राइज़ मिला विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकविन को। 2024 का फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकविन को किसकी खोज करने के लिए दिया गया? ये दिया गया था माइक्रो आरएनए की खोज करने के लिए। तो यहाँ पर है ऑप्शन ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए, माइक्रो आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। आंसर है इसका माइक्रो आरएनए। नेक्स्ट है, 2024 के पेरिस ओलंपिक में मेंस फ्री स्टाइल 57 किलो की जो रेसलिंग हुई थी, इवेंट हुआ था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? तो 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों में 57 किलो वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसे मिला था? तो जो रेसलिंग हुई थी उसमें कांस्य पदक जो मिला था वो मिला था अमन सहरावत को। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अमन सहरावत। नेक्स्ट है, इन मार्च 2025 नासा एस्ट्रोनॉट बुच विलियम एंड सुनीता विलियम। तो अभी हाल ही में जो है सुनीता विलियम और बुच विलियम जो है ये मार्च 2025 में ये वापस आए अर्थ पर, और स्पेस एक्स जो है इसके द्वारा जो है ये आए वापस। और ये स्पेस क्राफ्ट जो है स्पेस एक्स, इसका नाम जो है ये क्या है? ठीक है, तो इसमें ये आंसर है इसका ड्रैगन। इसका आंसर डी है, ड्रैगन। तो मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मर और सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स से किस स्पेस क्राफ्ट से हुई? तो ये ड्रैगन से हुई है। फिर है 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में आयोजन किस शहर में होगा? ये तो ग्लासगो में होगा। ठीक है, आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया का पहला मैन डीप ओशन मिशन। तो इसको सभी लोग जानते हैं कि समुद्रयान है। पहला मैन डीप ओशन मिशन जो है इसका नाम समुद्रयान है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इनमें से क्या करेक्ट है? 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर, 10⁻19 में नैनोमीटर 90। इसमें देखिए 10⁹9 नैनो क्या होता है? 10⁻⁹ होता है। माइक्रो होता है डेसी सेंटी मिली माइक्रो, माइक्रो होता है -6, और -9 को 9 से इनको करेंगे तो ये 1 मीटर आ जाएगा। क्योंकि -9 इंटू नैनो होता है ना 10⁻⁹ और 10⁻9, तो दोनों को ये कट जाएंगे तो इसमें 10 की इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, फिर आते हैं विच, इसमें 10 की पावर क्या होती है? ये जुड़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से 10 की पावर 1 आ जाएगी, या सॉरी 10 की पावर 0 आ जाएगी जो कि होगी 1। ठीक है, तो इस नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये तो सिंपल है कि कौन सा जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, जो प्रकाश उत्पन्न करने वाला ऑब्जेक्ट जो है नहीं है। तो इलेक्ट्रिक लैंप भी प्रकाश उत्पन्न करता है, फ्लेम कैंडल भी उत्पन्न करती है, सन भी करता है, मून नहीं करता है। मून जो चमकता है वो सूर्य की रोशनी के कारण चमकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट सब्सटेंस टू द एंगल ऑफ 1 आर्क। 1 आर्क सेकंड जो है उसकी को चेंज करते हुए औसत त्रिज्या जो है इसकी रेडियस जो है वो 1 आर्क डिस्टेंस जो है वो कह सकते हैं उसको जो है 1 आर्क सेकंड। ठीक है, इसको जो है कहा जाता है क्या? तो इसमें दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या जो है वो 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है, कहलाती है। ये कहलाती है 1 पारसेक।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फैट ऑयल जो है इनमें से नहीं है, कौन एक फैट ऑयल नहीं है, निम्नलिखित में से युग्म से वसा तेल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, स्नेहक लुब्रिकेंट, तो सरसों का तेल जो है वो तो खाने में प्रयोग होता है, लुब्रिकेंट में यूज़ नहीं होता है, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, मिनरल ऑयल पेट्रोल होता है, एनिमल फैट जो है कोलेस्ट्रॉल, और वेजिटेबल फैट फाइटोस्टेरॉल, तीनों सही है। ठीक है, यही जो है मस्टर्ड ऑयल लुब्रिकेंट नहीं होता है, बल्कि मस्टर्ड ऑयल खाने के काम में आता है। नेक्स्ट है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया केमिकल जो है वो कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड SNO3, जो कि सांद्र HCl या सांद्र SNO3 कहेंगे हम, तो उसमें 3:1 का रेशियो होता है। HCl जो होता है वो HCl, इसमें 3 होता है, 3 रेशियो। SNO3 जो है हाइड्रो क्लोरिक एसिड जो है नाइट्रिक एसिड का इसमें 1% होता है। ठीक है, तो ये है कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड SNO3, डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। मिरर का टाइप कौन सा है, जो इनमें से कौन सा जो है दर्पण है जो कि यूज़ होता है हेडलाइट में, कार की हेडलाइट में, तो ये होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, मानसरोवर तिब्बत से निकलने वाली नदी जो कि शिपकीला दर्रा से होती हुई जाती है, माउंटेन पास। ठीक है, तो मानसरोवर से निकलने वाली 3 नदियाँ हैं, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, और तीसरी है सतलुज। अब इसमें चिनाब, ब्यास, रावी, ये तीनों नहीं, तो सतलुज इसका राइट आंसर है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओशियन करंट ऑफ द अटलांटिक ओशियन का इसमें कौन सी करंट है, कौन सी जो जलधारा है जो कि अटलांटिक ओशियन की है, अटलांटिक महासागर की है। अलास्का ये प्रशांत की है ना, जो पश्चिमी जो अमेरिका में जो ऊपर पड़ता है अलास्का पड़ता है। ठीक है, तो उसके ये भी हो गई। हम्बोल्ट या पेरू की धारा जो है ये भी प्रशांत की है, ठंडी धारा। ठीक है, उसके बाद जो है वेंगुएला, यही आंसर है इसका। वेंगुएला जो है ये अटलांटिक ओशियन की धारा है, ये दक्षिण अफ्रीका के नीचे में, अफ्रीकन महाद्वीप के नीचे में है। ठीक है, और ये पूर्व की तरफ से जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है वेंगुएला की धारा इसका आंसर हो जाएगा। कैलिफोर्निया की धारा ये भी नहीं है, ये अमेरिका की है। ठीक है ना, अमेरिका से उड़ती है, प्रशांत महासागर की है। ठीक, फिर इस बार अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। ट्राइबल पॉपुलेशन, अब इसमें जो है परसेंटेज के बेस पे है, याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में उनकी जनजातीय जनसंख्या क्या प्रतिशत के आधार पर, आरोही क्रम क्या है, तो ये प्रतिशत के आधार पर है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पहला जो है हो जाएगा महाराष्ट्र, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दे रखा है, तो दूसरा वाला पहले आ जाएगा, तो सेकंड वाला पहले ये वाला है, और उसके बाद जो है राजस्थान हो जाएगा, फिर मेघालय हो जाएगा, नहीं फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा मेघालय। 2, 3, 1, 4, इसका आंसर ए वाला ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अब ये 2001 से लेकर 2011 तक के बीच में जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो शहरी जनसंख्या है, उसकी जो 10 की वृद्धि है वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो है किसकी रही, अधिकतम किसकी रही, कौन सा स्टेट की रही। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, केरला, सिक्किम, महाराष्ट्र और नागालैंड। इसका आंसर है देखिए महाराष्ट्र, है ना। तो इसमें नागालैंड जो है ये इसकी निगेटिव गई थी, तो निगेटिव जो डिकेडल ग्रोथ है वो 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो है वो नागालैंड की निगेटिव थी, ऋणात्मक थी। फिर है ब्रह्मा का मंदिर है पुष्कर में, पुष्कर में एकमात्र मंदिर जो है ये राजस्थान में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पड़ता है। फिर है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज मोस्ट अर्बनाइज्ड, सबसे ज़्यादा जो है अर्बनाइज्ड जो स्टेट था वो कौन सा कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट तमिलनाडु में भी ग्रामीण लोग रहते हैं, गुजरात में भी रहते हैं, महाराष्ट्र में भी रहते हैं, गोवा जो है ये मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है।
2011 की सेंसस के अनुसार। आंसर हो जाएगा इसका गोवा। तो 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? यह है गोवा। नेक्स्ट है, अब इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और 2 स्टेटमेंट के साथ अब जो है हमको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर के बीच में कि कोड्स को लेकर के। तो पहला जो है एसर्शन जो है स्टेटमेंट है, एम्फीबियन जो है कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और एम्फीबियंस आर एनिमल्स विद 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो देखिए पहला तो ये है कि ये मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को टॉलरेट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये जो कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको मिक्सिंग को रोक सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात जो इसमें है कि ये एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो ये जो है ऐसे मान लीजिए टोड है या फिर कह सकते हैं कि मेढक है, तो 2 चैम्बर हार्ट नहीं होते हैं। तो बी वाला जो है ये गलत है और रीज़न जो है इसी गलत है और केवल ए सही है। तो इसमें केवल ए सही है, आर गलत है बस। तो ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। ए आंसर इसका हो जाएगा। तो अभिकथन के दूसरे कारण कर क्या है? उभयचर ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त ब्लड को जो है मिलने के से को सह करते हैं, ठीक है। तो सह करने का मतलब है एक तरह से टॉलरेट करते हैं, इसको रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ संयोजी ऊतक, निश्चित बात है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू है, ये संयोजी ऊतक है, ये आंसर सही हो जाएगा। फिर है नोक नी की बात आ रही है। नोक नी सिंड्रोम इज ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ, तो नोक नी फ्लोराइड हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो नोक नी जो है ये नोक नी सिंड्रोम जो है ये फ्लोराइड के पॉल्यूशन से होता है, ठीक है। नोक नी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है फ्लोराइड्स। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी हैं? तो देखिए ए सी ई डी ये 4 विटामिन होती हैं जो कि वसा में घुलनशील होती हैं। तो बी और सी रह गई, तो विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। फिर है ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो लिटिल ब्रेन कहलाता है? सेरेब्रम जो है वो लिटिल ब्रेन कहलाता है, सेरिबेलम, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। नेक्स्ट है, इसको इस ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई घटनाओं का सही क्रम है? इसमें ये 4 घटनाएं हैं, शिमला सम्मेलन है, क्रिप्स मिशन है, अगस्त प्रस्ताव है और कैबिनेट मिशन है। देखिए क्रिप्स मिशन और उसके बाद में जो है अगस्त उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव और शिमला सम्मेलन, तो ठीक है। तो इसमें जो है क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ठीक है, और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। और कैबिनेट मिशन जो है फिर अगस्त प्रस्ताव के बाद में जो है कैबिनेट मिशन आया। तो कैबिनेट मिशन जिसमें क्रिप्स मिशन जो है पहले होगा, तो सबसे पहले जो है इसमें अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर शिमला सम्मेलन, फिर कैबिनेट मिशन। शिमला सम्मेलन जो है ये 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 45 में हुआ था शिमला सम्मेलन, और अगर 42 में क्रिप्स मिशन भी 42 में हुआ था। ये आंसर इसका सही हो जाएगा केवल। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा के पहले प्रथम अध्यक्ष जो है कौन रहे थे? जीवी मावलंकर, सभी को पता है जीवी मावलंकर रहे थे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? एक तरफ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ जो है आर्टिकल दे रखे हैं। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये 29 में आता है, ठीक है। संस्कृति का अधिकार जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में आता है। तो इसमें पहला ही सही इसका हो जाएगा। फ्रीडम जो है स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19, 20, 21, 22 में आता है। इक्वलिटी समानता का अधिकार तो 14, 15, 16, 17, 18 में आता है। और राइट टू फ्रीडम रिलीजियन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 23, 24 में आता है। तो 1, 2, 3, 4 ही इसका जो है ये देखेंगे, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 14, 15, 16, 17, 18 ये भी ठीक है।
तो इसमें क्या है, नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट 29-30 में ही आता है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये तो ये भी सही है, ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 22 सही है। और राइट टू इक्वल, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन 23-24 में नहीं आता है। ये 25, 26, 27, 28 ये 23-24 में नहीं आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है 23-24 में, और शोषण में के विरुद्ध अधिकार में 23 में जो है बलात् श्रम कहा गया है की बात कही गई है, फोर्स्ड लेबर की बात कही गई है। और 24 में हमें बच्चों को जो है वो किसी भी कारखाने में या फिर जो भी माइंस हैं उनमें जो है उनको जो है काम पे नहीं लगाना है। अब तो ये कहा जा रहा है कि कहा गया है कि जो कम उम्र के बच्चे, 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको जो है किसी भी जगह पर जो है कार में उनको नहीं लगाना है, काम में प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो ये 23-24 जो है वो ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 होता है, ठीक है। तो डी वाला आंसर जो है इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली। तो कोई भी सिटीजन जो है, कोई भी नागरिक जो है भारत का, वो रिलीजन, धर्म, संप्रदाय, कास्ट, जाति, सेक्स यानी कि लिंग, और डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, उनके जो जहाँ पर वो रहते हैं या रेजिडेंस के आधार पर उनके इनएलिजिबल फॉर अ डोमिनेंट, डिस्क्रिमिनेटेड नहीं किए जाएंगे या उनको जो है किसी प्रकार से जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगेंस्ट द रेस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की बात है, नियोजन के का अधिकार जो है उसको लेकर के आ रहा है स्टेट की। तो इसको देखते सही तरह से यहाँ देखिए, भारत संविधान के सदस्य के किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान या निवास या इनमें से किसी भी एक के आधार पर अधिक नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराने का जाएगा या फिर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें आर्टिकल जो है ये 15 में तो आता है कि केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग और उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है या उनका जो है इसके जन्म स्थान है, ठीक है, तो डिसेंट है, ठीक है। तो इसमें जो है 16 का सेकेंड पार्ट जो होगा ये कहा गया है। तो 15 में ये कहा गया, 16 में नियोजन के विषय में समानता का अधिकार की बात करी गई है, लेकिन 16 के 2 में इसको 15 वाला भी इसको इंक्लूड कर लिया गया है इसमें। तो ऐसा आंसर हो जाएगा 16(2). फिर है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रोविज़न फॉर इलेक्शन। तो निर्वाचन जो है किस भाग में आता है, तो निर्वाचन आता है भाग 15 में, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, भाग 16 नहीं, भाग 17, भाग 17 में भाषा के बारे में कहा गया, राजभाषा, और भाग 14 ये टैक्सेस को लेकर, भाग 15 ये रहा, ठीक है। तो डी वाला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के जनगणना के अनुसार यूनियन टेरिटरी, कौन सा जो यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है जो कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जिसकी रही है। तो ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इन 4 में दमन-दीव, पुडुचेरी और दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप, इनमें दमन और दीव जो है ये सही आंसर है, इसमें दमन और दीव की रही है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाई, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है या कह सकते हैं जलीय चक्र, इसको नियंत्रित करते हैं। इनको कौन नियंत्रित करते हैं, इनको नियंत्रित करते हैं वन, ठीक है ना। विच वन, अच्छा इसको तो नेक्स्ट देते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लैंड लॉक्ड हार्बर, कौन सा जो है लैंड लॉक्ड है। तो हल्दिया जो है वो भी लैंड लॉक्ड नहीं है, मुंबई भी लैंड लॉक्ड नहीं है, एन्नौर भी लैंड लॉक्ड नहीं है, विशाखापट्टनम भी ये सबसे गहरा और लैंड लॉक्ड है, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। प्लांट्स दैट टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। अब जो है कि इसमें पूछा गया है कि वह पौधे जो वर्ष भर तापमान से विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं, तो तापमान को जो है टॉलरेट कर लेते हैं, सह लेते हैं विस्तृत विस्तार को, वो कौन से
जो है प्लांट्स होते हैं, तो ये यूरीथर्मल होते हैं, यूरीथर्मल प्लांट्स इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है विच एग्रो क्लाइमेट जोन, इनमें से कौन सा एग्रो क्लाइमेट जोन जो है उत्तर प्रदेश का, जो कि सबसे ज़्यादा जो है जिसमें क्लाइमेट चेंज होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे ज़्यादा चेंजेस जो होता है वो होता है। तो उत्तर प्रदेश से कौन सी कैसी जलवायु क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है क्लाइमेट का प्रभाव पड़ता है। तो ये है बुंदेलखंड, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट सेंट्रल नहीं है, बुंदेलखंड में ये प्रभाव ज़्यादा होता है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता है। प्रण पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो प्रण पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में इसका जो है क्या यूज़ है, तो ये जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में तो नहीं है, और इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल भी नहीं है, और वाटर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए भी नहीं है। ये है मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल क्लीन एयर के लिए, क्लीन एयर के लिए मॉनिटरिंग के लिए NCIP के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इनमें से कौन सा स्टेट है इसकी हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन रही है? तो मध्य प्रदेश भी नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है, बिहार में रही है, ठीक है, बिहार और पश्चिम बंगाल में रही है, ठीक है। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज द 10% रूल, 10% रूल जो है ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया एनर्जी को लेकर के। अब ये क्या है कि जब हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, या इस तरीके से बना होता है कि जैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाएंगे या ऊपर सेकंड लेवल पर जाएंगे, तो 90% जो एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, केवल 10% बचेगी। या यहाँ पे 100 है, 100 में से 10 बचेगी ऊपर, और 10 में से जब डिकम्पोज़र पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है ये बचेगी 10 में से 1, ठीक है। तो ये 10% जो है ये 1 बचेगी 100 में से 10, 10 में से 1। तो इस तरीके से जो है ये एनर्जी लेवल के बारे में बताया गया था लिंडमैन ने। फिर है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं, उनमें वृद्धि की कमी हो जाती है? तो निश्चित बात है पौधों की बात करी जा रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है, तो नाइट्रोजन की कमी से ये होता है कि पत्ते जो हैं वो, पौधे जो हैं वो पीले हो जाते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? रबी की दलहनी फसल, तो दलहन में नहीं आती है रबी, तो इसमें मूंग आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट विच ऑफ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाइए, करेक्ट आंसर इसका क्या है? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, पिटक और अभिधम्म पिटक और महावंश, ये 4 दे रखे हैं। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और महावंश। विनय पिटक जो था, तो पहले तो सुत्त पिटक जो है ये शिक्षाओं से संबंधित है, बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित, और बौद्ध धर्म को क्षेत्रीय इतिहास जो है ये मिलता है क्षेत्रीय इतिहास महावंश पिटक में। तो डी का पहला इसमें, ये इन दोनों में से हमें चूज़ करना है। ए का तीसरा यानी विनय पिटक जो है वो जो उसमें नियम है, ठीक है, बौद्ध धर्म को लेकर के उसमें नियम दिए गए हैं। तो ए का तीसरा, और हमने बताया कि महावंश अभिधम्म पिटक जो है इसमें दार्शनिक मामले हैं, सी का चौथा, सी का चौथा। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है, बी वाला आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर फोल प्लांट्स दे रखा है और प्लेस ऑफ ऑरिजिन दे रखा है। तो कोली जो है ये महाराष्ट्र में होता ही है, यक्षगान ये राजस्थान में ना होकर के कर्नाटक में होता है, ठीक है, कर्नाटका। तो ये इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। कुल्लू हिमाचल में होती है और हिमाचली, और कई कोटिकल ये जो है केरला में, भी सही है। नेक्स्ट है एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज डन बाई। देखिए पहले जो है राष्ट्रीय आय की जो आकलन किया जाता था वो किया जाता था CSO के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल जो स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन था उसके द्वारा। लेकिन बाद में NSSO को
जो कि गरीबी और बेरोज़गारी के आंकड़े जारी करता था, और प्लस राष्ट्रीय आय कौन करता था? CSO। तो इन दोनों को मिला करके NSO बना दिया गया, ठीक है। और अभी जो करता है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसका एस्टिमेशन करता है, राष्ट्रीय आय का आकलन। और राष्ट्रीय आय होती क्या है? मैंने बहुत बार बताया आप लोग को, NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNPFC को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, और जब इसको जनसंख्या से भाग देते हैं तो वो आ जाती है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब ये टैक्सेस का जो करों का जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों का बंटवारा जो है वो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 280, ठीक। फिर है नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको भारत रत्न मिला? 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, CV रमन को और S राधाकृष्णन को और C राजगोपालाचारी को पहला भारत रत्न 1954 में मिला था। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान गलत है, मंडेला भी गलत है, प्रणब मुखर्जी भी गलत है, तो C राजगोपालाचारी केवल एक ऑप्शन है इनमें, इनका नाम आता है। नेक्स्ट है, एमंग द फॉलोइंग इनमें से विच वन इज द स्टेटरी बॉडी? स्टेटरी बॉडी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? वैधानिक संस्था, देखिए, योजना आयोग और नीति आयोग ये एक ही है। योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया। राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको शामिल किया गया और उसको जो है वृहद रूप दिया गया, उसका थिंक टैंक के रूप में उसको नीति आयोग बनाया गया। इसका कारण ये था कि राज्यों की जो समस्याएं थी वो जब योजना आयोग बनता था तो योजना आयोग में जो है राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे वो उसमें इंक्लूड नहीं थे, उसमें जो है उस आयोग में सम्मिलित नहीं थे। तो इससे राज्यों की जो समस्याएं थी वो केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पाती थी, जो कि मूल रूप से थी। तो उसके लिए जो है जो एक स्टेचुरी बॉडी जो है उसको नहीं कहेंगे, तो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, तो ये तो एक तरह से स्टेचुरी बॉडी नहीं है, विधिक नहीं है, एक वैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। तो ये तो कट गया। फिर आते हैं फाइनेंस कमीशन, ये संवैधानिक है, तो ये तो हो गया संवैधानिक। और इसके बाद में जो विधिक है ये लेबर कमीशन है। तो जो भी लेबर कमीशन है ये संवैधानिकतर या कह सकते हैं कि ये विधिक आयोग है। इसमें आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। फिर आते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन नहीं शामिल है? तो पहला है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान निकोबार, फिर है गवर्नर ऑफ स्टेट। तो देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार के ये शामिल हैं, और सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर शामिल हैं। सभी राज्यों में से फिर दिल्ली पांडिचेरी के भी चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी शामिल हैं। राज्यों के चीफ मिनिस्टर या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, लेकिन गवर्नर ऑफ स्टेट जो हैं, राज्यों के राज्यपाल, ये शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर है क्वासी फेडरल, क्रिटिक्स यूज्ड इन द टर्म क्वासी फेडरल फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल किसने कहा है? ये इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ने अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग किसने किया है भारतीय शासन व्यवस्था में? ये केसी वियर ने किया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर की संधि जो है इससे निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो महाराजा ने लाहौर की संधि जो है यहाँ पे बात करी जा रही है महाराजा रणजीत सिंह की। तो रणजीत सिंह ने जो है सतलुज नदी को पार करके मैं प्रदेश के सदैव के लिए छोड़ दिए, ठीक। सतलुज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया, ठीक। अंग्रेजी सेना ने आप सिख राज्य में से नहीं गुजर सकती थी। तो अब चूँकि ये तो सही है दोनों, क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार जो है वो जीत गई थी, और उसके बाद जो है ये स्टेटमेंट जो है महाराजा को लेकर ये सही है। लेकिन इस यहाँ पर जो है ये नहीं गुजर सकती थी बोला गया है कि नो लॉन्गर पास टू द सिख स्टेट, यही जो है गलत है। तो केवल पहला और दूसरा सही है। तो इसमें हमें पूछा गया है करेक्ट, तो पहला और दूसरा ये हो जाएगा डी वाला, पहला और दूसरा, ठीक। नेक्स्ट है
अब इसमें हमको एक तरह से मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो इक्ता, महारोज़ा, खालिसा और सिख। इक्ता, महारोसा, खालिसा और सिख। तो इक्ता जो था वो एक भाग थी। महरोसा ये खालिसा और महरोसा। तो जैसे इक्ता जो है ए का पहला, तो बी का इसमें महारोसा जो है राज्य प्रशासन के अधीन भूमि कहलाती थी। खालिसा भू राजस्व था और सिख जो है वो संरक्षित नगर कहलाता था। ठीक है, तो इसमें पहला वाला जो है ए का नहीं, बी वाला जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। व्हेन वाज द जीरो पॉवर्टी कैंपेन स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ज़ीरो पॉवर्टी कैंपेन कब स्टार्ट करी गई? 2 अक्टूबर 2024 में ये स्टार्ट करी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ज़ीरो पॉवर्टी अभियान, यानी ज़ीरो पॉवर्टी कहने का मतलब है कि गरीबी और उन्मूलन पूरी तरह से उन्मूलन हो जाए, पूरी तरह से गरीबी को समाप्त करने के लिए ये अभियान जो है वो 2 अक्टूबर 2024 में ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट। व्हाट इनिशिएटिव डिड द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च इनकरेज क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल चॉइसेस फॉर एमंग सिटीजन? तो इसमें यही है मिशन लाइफ स्टाइल फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, मिशन लाइफ स्टाइल फ्रेंडली इन्वायरमेंट, इसका फुल फॉर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, EPZ जो है इनमें से है, एक EPZ है। तो EPZ क्या होगा? जहाँ पे SEZ या फिर कह सकते हैं EPZ वहाँ पे जहाँ पे एक्सपोर्ट हो। तो एक्सपोर्ट वहीं पर होगा जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे अन्य देश में, जहाँ पर कि पोर्ट होगा एक तरह से। तो कानपुर तो है नहीं, ना ही बंगलौर है, ना ही दिल्ली है। आंसर इसका हो जाएगा फाल्टा सेज। ठीक है, नेक्स्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 में किसे मिला था? तो डी गुकेश, चूँकि ऑप्शन में केवल डी गुकेश हैं, 4 लोगों को मिला था, इसमें केवल डी गुकेश यहाँ पे ऑप्शन में है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पद्म भूषण 2025 में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के विनोद धाम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विनोद धाम जो है वो संबंधित है इंटेल से, तो एक तरह से जो है इनका प्रोसेसर से संबंधित है, या फिर कह सकते हैं कि पेंटियम चिप जो है ये इसके फादर ऑफ पेंटियम चिप बोले जाते हैं। तो विनोद धाम, ये आंसर इसका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा इलेक्शन 2024 में कितने फेज में लड़ा गया, मतलब कितने चरणों में लड़ा गया? तो 7 चरण थे, हम लोग को पता ही है कि अभी हाल ही में संपन्न हुआ था 2024 से, 4 फेज थे। ठीक है, उसके बाद में इंडिया का जो चंद्रयान है इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी मून पर। ठीक है, तो मेकिंग इंडिया द कौन सी कंट्री थी? इंडिया चौथी कंट्री थी। देखिए, पहली जो है रशिया, फिर अमेरिका, फिर चाइना, फिर उसके बाद में चौथी इंडिया। तो ये 4 कंट्री, चौथी कंट्रीज़ का आंसर सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट आते हैं, इसको इधर देख लेते हैं। बद्रुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? नहीं, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू 1925 में, जब कानपुर में अधिवेशन हुआ था। तो लेकिन जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इनको बनाया गया था। तो इसका सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है, केवल पहला। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये इवेंट है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए, इसमें जो है कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और माउंटबेटन योजना है। तो माउंटबेटन योजना ये सबसे आखिरी में है, 4th वाला। ठीक है, तो ये तो कट गया। अब सबसे पहले देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया था तो क्रिप्स मिशन के तौर पे ये कहा गया था कि आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी भारतीय हैं वो ब्रिटेन की सेना में शामिल हो जाएं, ब्रिटेन के साथ आ जाएं, ताकि जो है, और ये अमेरिका ने ब्रिटेन से कहा था कि
भारतीयों को भी शामिल करो युद्ध में। तो इसके लिए आपको जो है ये दिया गया था कि केर्क मिशन में कहा गया था कि आपको इसके लिए जो है ये जो डोमिनियन राज जो है वो बना दिया जाएगा, आपको जो है संविधान की स्थापना कर दी जाएगी आपके। तो इसको जो है नहीं माना था, इसीलिए इसको कांग्रेस ने नहीं माना था, और उसको लेकर के जो है केर्क मिशन के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो पहला जो है 1942 के सन, फिर उसके बाद में ये बात जो है केर्क मिशन की ये मार्च अप्रैल की है। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन आता है 1942 में, तो ये हो जाता है पहला, फिर ये दूसरा, फिर कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, और उसके बाद में ये लॉर्ड वेवल के टाइम पे होता है, और इसमें जो है संविधान सभा बनती है, और संविधान सभा का जो है कि मेंबर्स कौन कौन होंगे, कैसे बनेगी, उसके बारे में चर्चा होती है, और संविधान सभा का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीसरा हो गया, और उसके बाद में वेवल के बाद में माउंटबेटन योजना आती है, जिसके द्वारा जो है 1946 में ही, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, डी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है विद द रेफरेंस ऑफ आजीवक संप्रदाय, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आजीवक संप्रदाय जो है वो फॉलोवर मोस्टली लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जो कि ज़्यादातर फॉरेस्ट में रहते थे, वनों में रहते थे आजीवक संप्रदाय के लोग। क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। और आजीवक संप्रदाय दिया किसके द्वारा था? मक्खलीपुत्र गोसाल के द्वारा। कहा क्या गया था इसमें आजीवक संप्रदाय में? तो इसमें आजीवक संप्रदाय में कहा गया था कि सब कुछ पहले से ही जो है विधि विधान के तहत पहले से ही सब कुछ है, सब कुछ पहले से ही लिखा गया है ईश्वर के द्वारा, और हमारे कर्मों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा जो जीवन चल रहा है वो पहले से ही उसके बारे में लिखा जा चुका है। तो ठीक है, तो दिस सेक्ट एंजॉय ग्रेट रेस्पेक्ट ड्यूरिंग द मौर्यन एरा। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। मौर्यन मौर्य काल के समय में जो है ये सबसे ज़्यादा जो है मक्खलीपुत्र गोसाल का जो ये आजीवक संप्रदाय था, इसको जो है आगे लाया गया था, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय के लोग प्राय वनों में रहते थे, ये गलत है। और संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा, ये सही है। तो केवल दूसरा सही है, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कैश क्रॉप। कैश क्रॉप कहने का मतलब है नकदी फसल। इनमें से कौन नकदी फसल है? पोटैटो नहीं है, राइस नहीं है, शुगर कैन है, कॉटन है, रेपसीड है। तो इसमें 3 4 5, ये वाला आंसर बी वाला इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आलू, धान, गन्ना, कपास, सफ़ेद सरसों, तो ये नहीं है, तो 3 4 5 ये हो जाएगा। फिर आते हैं ये जो है ये डिजीज़ से रिलेटेड है, क्रॉप की डिजीज़ से रिलेटेड। इसमें क्या है कि इधर क्रॉप दे रखी है, इधर डिजीज़ दे रखी है। पैडी, वीट, शुगर कैन और पिजियन पी। तो पैडी यानी धान में जो है ये ब्राउन लीफ स्पॉट होते हैं, तो धान में जो है ये ब्राउन लीफ स्पॉट आ जाते हैं, तो ए का चौथा हो जाएगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन में ए का चौथा ये रखा है, तो बी वाला इसका हो जाएगा। फिर वीट में इधर देखिए धान में जो है ब्राउन लीफ स्पॉट हो गया। फिर गेहूं में जो है ये काली गेरुई हो जाती है, ठीक है। और गन्ना में जो है लाल सड़न, ये गन्ना में आ जाती है, लाल हो जाते हैं गन्ने। अरहर में उकटा रोग हो जाता है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, विच फ्रूट रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए फ्रूट रैंक की बात करेंगे तो अभी हाल ही में ये चेंज हुआ है, पहले मैंगो था, अब बनाना हो गया है। तो केला जो है वो पहला हो गया है, और पपाया पपीता नहीं है। गुआवा, अमरूद और मैंगो जो है, इनमें मैंगो सेकंड नंबर पे है, फिर गुआवा है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसान कॉल सेंटर किसके द्वारा बनाए गए। तो ये तो जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ही बनाए गए थे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाए। फिर उत्तर प्रदेश स्टेट को ये क्या है, जैविक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी इस्टेब्लिश कब हुई? ये हुई थी 2007 में, या ठीक है। फिर है,
विच कैश क्रॉप इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? शुगर कैन का महत्वपूर्ण योगदान है। ए आंसर सही है। ठीक है, मेज नहीं और व्हीट ये तो है नहीं है कोई भी कैश क्रॉप। और कॉटन जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात में होती है सबसे ज़्यादा। कॉटन के लिए काली मिट्टी जो है वो महत्वपूर्ण होती है। किसान मित्र योजना पुराना क्वेश्चन है ये भी। उत्तर प्रदेश में कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 18 जून 2001 में स्टार्ट। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 2023-24 में विच स्टेट वाज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। तो 23-24 में जो है लीडिंग प्रोड्यूसर कौन रहा था फूड ग्रेन्स इंडिया में? तो वो रहा था उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर आते इसमें उत्तर प्रदेश से हो जाएगा उत्पादकता है। फिर है फिशल हेल्थ इंडेक्स 2022-23 में उत्तर प्रदेश में कितना था? ये था 35 और 45 का 45.9 जो है ये आंसर सही है। 47 नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जो प्राथमिक स्कूल होते हैं उनकी जैसे बिल्डिंग है या फिर वहाँ का जो भी जो इन्वायरमेंट है एक तरह से कह सकते हैं कि उसको किस तरीके से जो है उसको सही किया जाए। तो एक तरह से उसको सही करने के लिए जो है ये प्राथमिक स्कूलों के लिए ये कायाकल्प जो 17 पॉइंट हैं इसमें वो आते हैं। तो रिवैपिंग प्राइमरी स्कूल इसमें है ऑप्शन। और कहीं भी ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हायर एजुकेशन भी नहीं, स्किल बेस नहीं है। उत्तर प्रदेश में कॉर्पोरेशन कायाकल्प क्या है? प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार। एक तरह से इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए। फिर है कि इनमें से करेक्टली जो है मैच करिए। तो ये इसका ऑर्डर एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले जो है इनमें जाट रिवेलियन और रिवेलियन और सतनामी और सिख ये 4 दे रखे हैं। और 1954, 1972, 1969 और 75 4। तो सतनामी सबसे पहले हुआ था पहला 1554 में। फिर उसके बाद में सतनामी के बाद सिख हुआ 1669 में। ठीक है, 1554 और 1669 में ये हुआ। फिर जाट हुआ था ये 1672 में और बुंदेला हुआ था ये 1675 में। ठीक है, तो ए का दूसरा ये देख लेंगे। सी पहले जो है ए का दूसरा, तो ए का दूसरा ये इसमें डी में है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट रिकॉग्नाइज। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को किसने मान्यता नहीं दी थी? तो ये फिलीपींस ने मान्यता नहीं दी थी, इंडोनेशिया ने दी थी, जर्मनी ने दी थी और इटली ने भी मान्यता दी थी। ठीक है, फिर एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है बिगिन हुआ। ठीक है, जिसको कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब हुआ था? तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट बिगिन विद मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन एट द टाउन हॉल कलकत्ता। इसका आंसर है 7 अगस्त 1905। इसके बाद में जो है 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन हो गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था। इसमें बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट जो है आते हैं फिर है इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन किस में लाया गया था? कि जो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब लाया गया था? तो लाहौर का अधिवेशन था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। आधी रात को जो है वो तिरंगा फहराया गया था लाल किले पर। ठीक है, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये लाहौर 1929 का लाहौर सम्मेलन उसमें हुई थी। फिर है ऑन डिफीटिंग विच पॉलिटिशियन डिड। सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस पर्सन को, किस जो है पॉलिटिशियन को डिफीट करने के बाद? तो 1938 और 1939 इन दोनों में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था।
जब 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को हराया था तो सभी ने, जो गांधी जी थे उनके द्वारा ये खड़े किए गए थे। तो 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है और उनके भाई शरद चंद्र बोस जो है, केवल यही दोनों लोग जो है एक साथ रहे थे, बाकी सभी जो है गांधी जी के पक्ष में हो गए थे और पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। और उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी और उन्होंने जो स्थापना की थी एक नए दल की, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। तो जब पट्टाभी सीतारामैया 1939 में 1939 में जब हार गए और तब सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में जब हो गए थे सभी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की थी, ठीक है। नेक्स्ट, तो यही जो है इतने जो मैक्सिमम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो जीएस के जो, हाँ, जो इस पेपर के थे, आर पेपर जो हुआ है उसको हमने को सॉल्यूशंस कर दिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अभी आपने देखा ही होगा कि जितने भी क्वेश्चन आए उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो रिपीटेटिव थे या फिर ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आंसर जो है आप लोग आसानी से दे पा रहे थे। तो क्वेश्चन का स्तर जो है वो सामान्य से थोड़ा सा जो है कठिन की लगभग मीडियम रेंज का था। तो निश्चित बात है कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी और जो है परंतु जैसा कि देखा गया कि पता लगा कि हमको कि जितने भी सेंटर्स हैं उनमें से 50% नहीं तो 45% जो है लोगों की कमी रही, लोग नहीं जा पाए, अपना पेपर देने नहीं गए। तो केवल जो है इसमें 50% से 55% लोगों ने ही इसको अटैम्प्ट किया है। तो निश्चित बात है कि लेकिन फिर भी जो है जिन लोगों ने भी अटैम्प्ट किया वो जो है तैयारी करने वाले, पुराने तैयारी करने वाले हैं और उनको अच्छी तरह से जो है इन चीज़ों के बारे में, जो क्वेश्चंस पूछे गए इनके बारे में पता है। तो इसलिए जो है ये पेपर जो है सरल से मध्यम तरीके का था और इसकी कट ऑफ भी हाई जाने की उम्मीद है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।